हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बिट्टूज बायोलॉजी क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और ये उसका 5th वीडियो है। तो जी हाँ, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया वो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो वी सो इन डिटेल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों में खाना कैसे जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट कैसे बाहर आता है, एज सिंपल एज दैट। तो हमने ये देखा था कि भाई कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को हम लोग लेते हैं बॉडी में, जिसे कहते हैं इंजेशन, फिर उसके ऊपर स्टार्ट होता है डाइजेशन, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन, फिजिकल ब्रेकडाउन। ये सब कुछ होने के बाद तुम्हारा जो भी फूड है उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, all the protein molecules will be converted into amino acids and lipids or fats will be converted into fatty acids plus glycerol, and ये सब कुछ absorb हो जाता है in small intestine. So small intestine was known as the site for complete digestion and complete absorption. पूरा डाइजेशन भी खत्म, सब तोड़ दिया और सब कुछ ब्लड में एब्जॉर्ब भी कर लिया और उसके बाद जो बॉडी का वेस्ट है वो बाहर, ठीक है, आई मीन जो डाइजेस्टिव वेस्ट है वो फीकल मैटर की तरह बाहर निकल जाता है, ठीक है, फ्रॉम द एनस। इतना हमने देखा था। अब मैंने ये पुरानी कथा इसमें क्यों बोला, बिकॉज स्टोरी इज टू बी कंटिन्यूड, राइट। जो पुरानी स्टोरी उसी को कंटिन्यू करना है। समझिए, ये जो लाइफ प्रोसेस एक सीरीज है, चेन है जो चल रहा है। अभी हमने फूड को असिमिलेट करना बाकी है। फूड एब्जॉर्ब हुआ था इन दिस स्मॉल इंटेस्टाइन, असिमिलेट होना बाकी है। असिमिलेशन ऑफ फूड का मतलब होता है यूसेज ऑफ फूड टू डिराइव एनर्जी फ्रॉम इट, राइट। सो आपको हिंट मिल ही गया होगा। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बोले तो क्या होता है एंड उसके कौन से कंपोनेंट्स हैं, कैसे प्रोसेस हो रहा है, रेस्पिरेशन करने के बाद क्या मिलेगा एंड करना क्यों है रेस्पिरेशन। सो ऑल दिस क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इन दिस वीडियो। पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो गो चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड कम बैक सून टू वॉच दिस वन। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ रेस्पिरेशन। तो चलिए देखते हैं रेस्पिरेशन किसे कहेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि भाई रेस्पिरेशन करना क्यों है, व्हाट इज द नीड। तो मैंने जैसा कि कहा कि फूड को सिर्फ एब्जॉर्ब कर लेना काफ़ी नहीं है, उसको असिमिलेट करना भी ज़रूरी है। मान लीजिए आपने बहुत सारा पेट्रोल खरीदा और अपने टंकी में भर दिया। अब आपकी गाड़ी खड़ी की खड़ी है, ठीक है, आपकी जो भी गाड़ी है दैट इज जस्ट कॉन्स्टेंट स्टैंडिंग पोजिशन में, स्टेशनरी है, कहीं पर जा नहीं रहा। आपने उसको बस घर के बाहर लगा दिया कि हाँ भाई ढेर सारा पेट्रोल है, मेरे को देख के मजा आ गया, तो उसका कुछ फ़ायदा है? नो। अगर खड़ी की खड़ी रह गई गाड़ी विदाउट एनी कवर तो धीरे धीरे करके कुछ महीनों में सारा पेट्रोल इवापोरेट होके स्वाहा। बात आई समझ में? तो हमने जैसा यहाँ पे एग्जांपल लिया कि फ्यूल इज यूजलेस इफ इट इज नॉट यूज्ड, वैसे ही फूड इज ऑल्सो यूजलेस इफ नॉट असिमिलेटेड, राइट। सो द असिमिलेशन ऑफ फूड टू डिराइव एनर्जी फ्रॉम इट इज नोन एज रेस्पिरेशन। वेरी गुड। तो रेस्पिरेशन का डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे। सो हम यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब जब हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू डिराइव एनर्जी। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू डिराइव एनर्जी, इसे हम लोग कहते हैं बेटा रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। अब देखो मैं एकदम टिपिकल डेफिनेशन नहीं लिखूंगा कि भाई ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू डिराइव एनर्जी फ्रॉम इट इज टर्म्ड एज रेस्पिरेशन, वो आप समझ जाना, ठीक है। अब ये जो भी एनर्जी है, सी एनर्जी क्यों डिराइव किया, ताकि उसका इस्तेमाल कर सके, राइट। तो हमें यूज करना है एनर्जी। तो ये एनर्जी यूज होती कहाँ पे एक्चुअली? सो वेयर इज दिस एनर्जी बीइंग यूज्ड? सो इट इज यूज्ड फॉर, दिस एनर्जी विल बी यूज्ड फॉर ग्रोथ। किसका ग्रोथ? डेफिनेटली जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर तुम्हारा रेस्पिरेशन हो रहा है उसी का ग्रोथ बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो ग्रोथ, डेवलपमेंट, ओके, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर ऑफ द बॉडी। यानी जब भी कोई भी फंक्शन होता है तो बॉडी को कुछ ना कुछ डैमेज होता है या फिर वेयर एंड टियर होता है, सही बात है। तो जो भी वेयर एंड टियर होगा उसका मेंटेनेंस भरना पड़ेगा ना। तो मेंटेनेंस के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। जो भी टिश्यूज आपका डैमेज हो गया किसी भी रीजन से, या फिर बहुत ज़्यादा वेयर एंड टियर हो गया, यूज़ हो गया उसका ज़्यादा, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको जो ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए हम लोग कर देते हैं उसका रिपेयर। तो जो भी एनर्जी आएगा हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए काम आने वाला है, डेवलपमेंट के लिए काम आने वाला है, एंड रिपेयर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? कैन यू प्लीज टेल मी? ग्रोथ यानी बढ़ना, डेवलपमेंट यानी क्या कि सर डेवलप होना। ये तो बेटा तुमने इंग्लिश वाला आंसर दे दिया ना, टू डेवलप इज नोन एज डेवलपमेंट या डेवलपिंग। एडजेक्टिव फॉर्म, वर्ब फॉर्म, नाउन फॉर्म, ये सब चलता रहता है, ठीक है। मुझे ये बताओ डेवलपमेंट और ग्रोथ का डिफरेंस क्या होगा? तो देखो, ग्रोथ इज वन डायरेक्शन प्रोसेस, या फिर हम बोल सकते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। यानी जैसे कि आपके बॉडी का ग्रोथ हो गया, अपने पहले इत्तू से थे, जाइगोट, फिर थोड़े से बड़े हो गए, एम्ब्रियो, बहुत ज़्यादा डिवीजन हो गए, और उसके बाद फीटस, इन्फेंट, चाइल्ड, टीनेजर, एडल्ट।
फिर ओल्ड एज। तो जो ग्रोथ हो रहा है साइज में, ग्रोथ कैन बी सेड एज, दो फंक्शन होता है ग्रोथ का, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, कि भाई कुछ दो चीज़ों का बना हुआ है, ऐसा एक वर्ड था मैं भूल गया, ध्यान में नहीं आ रहा है, कोई नहीं। तो ग्रोथ कैन बी टर्म्ड फॉर टू वर्ड्स, यानी ग्रोथ जो टर्म है हम दो चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं कि भाई सबसे पहला साइज, इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन नंबर, राइट। तो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है ग्रोथ, इंक्रीज इन साइज भी, इंक्रीज इन नंबर भी। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपका साइज बड़ा हो गया, तो अगर आपके बॉडी में सेल का नंबर नहीं बड़ा हुआ होता तो क्या आपकी साइज बढ़ जाती? नहीं बढ़ती। समझ में आया? तो ग्रोथ को हम लोग दोनों तरह से क्वांटिफाई करते हैं कि भाई साइज भी बड़ा होना चाहिए, नंबर भी बड़ा होना चाहिए, तो उसको बोल देंगे ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट इज समथिंग डिफरेंट। डेवलपमेंट मतलब एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है बॉडी की, है ना। अगर मैं ऐसा कहूँ आई हैव डेवलप्ड अ डिजीज, तो वो कोई ग्रोथ वाली बात नहीं होगी, कोई विकास नहीं हो रहा मेरे बॉडी में, हाँ, बट एक डिजीज डेवलप हो गया, देयर इज अ चेंज। तो डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? अ चेंज विच हैज अकर्ड इन द बॉडी, राइट। तो हमारे बॉडी में बचपन से लेकर अभी तक जो भी ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है या फिर रिपेयर होता है, वो सारी की सारी एनर्जी कहाँ से मिलती है? ड्यू टू द फूड दैट वी ईट, एंड उस फूड में से जो हम लोग को एनर्जी निकालना है वो हम लोग करेंगे रेस्पिरेशन से। ओके, ठीक है। तो ईट, रेस्पिरेट, रिपीट, ईट, रेस्पिरेट, रिपीट, यही चल रहा है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर के लिए एनर्जी यूज होने वाला है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि द फूड विच आई हैव टेकन इनसाइड माय बॉडी एंड विच आई हैव डाइजेस्टेड इज वर्किंग एज अ फ्यूल? वेरी ऑब्वियस। तो मैं कह सकता हूं फूड इज द फ्यूल टू कैरी आउट all the life processes. Is it correct? Yes, to carry out life processes, यानी जिंदगी जीने के लिए अपने को फूड ज़्यादा चाहिए और एनर्जी भी चाहिए उतनी ही, राइट। इस वाला पार्ट थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा बिकॉज डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बाकी जब मैं बोल रहा हूँ आपको तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, जो भी एनर्जी चाहिए वो हमको कहाँ से मिल रहा है? फूड में से मिल रहा है, तो हमने उसको बोल दिया फ्यूल, ठीक है भाई साहब, समझ में आ गया इतना। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा था ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्या लिखा था? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा, कहीं पे भी आप ऑक्सीजन यूज करते हो और उस ऑक्सीजन को यूज करके आप कोई केमिकल रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हो, ठीक है। दैट वी आर कैरिंग आउट अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग दैट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का यूज करके केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होगा उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। और जहां जहां किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऐड होगा उसे हम कहेंगे रिडक्शन। इस बात को गांठ मार के दिमाग में रख लेना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एनी ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज रिडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। क्लियर है? ये सिंपल सी केमिस्ट्री है, जो आपको समझ में आ जाता है बहुत बढ़िया, मजा ही आ जाएगा। तो अब देखो, अगर मुझे इस इक्वेशन को okay, if I want to write this equation या फिर write this statement in the form of a chemical equation, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो देखिए मेरे बॉडी में तो क्या था? फूड, है ना। क्या था मेरे पास? फूड। फूड में मैंने डाल दिया ऑक्सीजन। क्या डाल दिया फूड में मैंने? ऑक्सीजन। क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिल रही है एनर्जी। बहुत बढ़िया, मिल गई एनर्जी। ओके, एनर्जी मिल गई, प्लस बाई प्रोडक्ट भी मिलेगा, तो वो मुझे मिल रहा है CO2 प्लस H2O। नाइस। देखो क्या हुआ? फूड प्लस ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विल गिव यू एनर्जी। नाउ दिस इज द मेन प्रोडक्ट। ओके, एनर्जी हमारा क्या है? मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट उसे कहते हैं जिसके लिए आपने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया, लेकिन उसके अलावा जो मिल जाता है हम उसे कहते हैं बाई प्रोडक्ट। सिंपल है। आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहा हूँ, हो सकता है वीडियो 20-25 मिनट का बन जाए, लेकिन एक बार आपने इसको समझ लिया फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बुक के स्टेटमेंट को, ठीक है। दैट इज वी आर गोइंग स्लो। चलो, तो एनर्जी जो आपको मिल गया, उसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CO2। सिंपल सी बात सोचो यार, हम लोग अगर एयर अंदर लेते हैं, O2 एब्जॉर्ब होता है, CO2 बाहर आता है। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट सेम, बट दे आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड दे डिपेंड अपॉन ईच अदर। ये बात आपको समझना है। ये मैं फिर से डिटेल में बताऊंगा जब हम ब्रीथिंग के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे तब। दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन, तो लेट्स कीप इट सिंपल। तो देखो, हमने हवा अंदर ली, ऑक्सीजन हमने ट्रैप किया, ऑक्सीजन यहां पे यूज हुआ, बाहर क्या निकालेंगे? CO2। अब आप कहोगे सर H2O कहां गया? उसे बाहर क्यों नहीं निकाला गया? है तो वो भी बाई प्रोडक्ट। देखो, अगर ये बाई प्रोडक्ट है, ये दोनों बाई प्रोडक्ट है। क्या है ये दोनों? बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट बोले तो तुम्हारे मेन प्रोडक्ट के साथ जो तुमको मिल जाता है उसे हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट हमको बॉडी के बाहर निकालना है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन क्यों? व्हाट इज द नीड?
एंड अगर हम लोग CO2 को कैसे बाहर निकाले, तुमको पता है, सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, CO2 बाहर आता है, बचपन से सुना है ना कि वी इनहेल O2 एंड वी एक्सहेल CO2, ये अपने को मालूम है। तो H2O को क्यों नहीं निकाला, व्हाट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर? तो लेट मी टेल यू, CO2 इज टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी। अगर CO2 बॉडी में रह जाता है तो टॉक्सिक हो जाता है। टॉक्सिक मतलब पॉइजनस, इट कैन किल। कैसे पॉइजनस, समझो, हमारे ब्लड में है हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये जब आपका सर्कुलेशन वाला वीडियो आएगा तभी डिटेल में बता दूंगा, बट अभी थोड़ा सा समझ लो ऊपर से। तो हमारे ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करके जाना। आपने ब्लड का रिपोर्ट कभी निकाला होगा तो आपने देखा होगा हीमोग्लोबिन का काउंट, ठीक है, तो उसका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। लेकिन उस हीमोग्लोबिन के तरफ ज्यादा अट्रैक्शन CO2 को है। यहां पे वही बात हो गई, तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, ठीक है, वो वाली बात है। तो हीमोग्लोबिन की तरफ अफिनिटी है O2 की, ऐसा नहीं है, लेकिन CO2 की अफिनिटी कुछ ज्यादा ही है। तो पहले O2 आने के CO2 जाके उसको बाइंड हो जाएगा। थोड़ा शब्दों में फेरफार हो गया। बिफोर O2 बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन, द CO2 विल बाइंड टू हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो CO2 पहले जाके चिपक गया हीमोग्लोबिन से। अगर CO2 पहले ही हीमोग्लोबिन के पास जाके चिपक गया तो क्या O2 को रहने की जगह है वहां पे? जी नहीं। तो O2 तो तुम्हारा एवं ही रह गया, एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाया ब्लड में। अब ब्लड में O2 नहीं होगा तो पूरे बॉडी का काम कैसे होगा? मर गए तुम लोग। सिंपल है। अब समझ में आया कि CO2 को हमको बॉडी के बाहर क्यों निकालना पड़ता है? इसी वजह से, राइट। H2O वाटर है, हमारे बॉडी में पहले ही ढेर सारा पानी है ना, 70% वाटर इन आवर बॉडी। सो व्हाट इज द नीड टू रिमूव दिस वाटर? ये तो कोई टॉक्सिसिटी पैदा नहीं कर रहा। अब क्लियर है? तो हम लोग जब भी फूड और ऑक्सीजन में उसका रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सीडेशन, तो हमको मिलता है एनर्जी, CO2 प्लस H2O। एनर्जी हमारा मेन प्रोडक्ट है, राइट। CO2 हमारा बाई प्रोडक्ट है जो कि टॉक्सिक है, इसलिए हम उसको बॉडी में से निकाल देते हैं। क्यों निकालते हैं CO2 को? मैंने आपको रीजन बता दिया। एंड H2O जो है हमारा दूसरा बाई प्रोडक्ट है, विच इज वाटर, बट दैट इज नॉट टॉक्सिक टू आवर बॉडी। इज इट क्लियर? आई होप सो इट इज। अब क्या तुमको ये रिएक्शन कहीं पे देखा देखा सा नहीं लग रहा, सुना सुना सा तो नहीं लग रहा? ध्यान से देखो। अगर मैं इस सबको रिवर्स कर दूं, रिवर्स मतलब क्या? समझो कि आई एम यूजिंग एनर्जी, I'm using CO2, I'm using H2O. In presence of sunlight and chlorophyll, it will give me food, which will be very good. And O2 will be the byproduct. कहाँ था ये रिएक्शन? Photosynthesis. The chemical reaction of photosynthesis भी तो यही था कि यहाँ पे हम लोग एनर्जी, देखो CO2 लेते हैं, 6 CO2 प्लस 12 H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट की जो एनर्जी है वो अपने ने यूज किया था, ठीक है, सनलाइट एनर्जी, राइट। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल विल गिव यू फूड, दैट इज ग्लूकोज, C6H12O6। यहाँ पे भी तो हमारा फूड उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है ना, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ग्लूकोज देगा और तुमको साथ में दे देगा O2, ऑक्सीजन। 6O2 बाहर निकल रहा था एज वेल एज 6H2O, ठीक है। बात आई समझ में? तो ये पूरा उल्टा, ठीक है। तो वो अभी हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज इनवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, या तो फिर हम कह सकते हैं ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। सो आई कैन कंक्लूड हियर दैट रेस्पिरेशन is opposite of photosynthesis, right? So respiration is opposite of photosynthesis. ये कैसा प्रूव होता है? इस रिएक्शन को उल्टा कर दो, पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस बन जाएगा। So मैं ये कह सकता हूं कि photosynthesis is a chemical reaction in which food is produced. And respiration is a chemical reaction in which food is used to derive energy. वहां पे एनर्जी हमको देनी पड़ रही थी, यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो देखो मन एकदम तृप्त हो गया ना जान के, ये आत्म तृप्त हो गई होगी तुम्हारी, ठीक है, कि वाह सर क्या ऑब्जर्वेशन है ना। तो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन कहते हैं इसे, जो आपको आना चाहिए, राइट। चलिए अब मैं ये देखता हूँ कि ये जो एनर्जी मेरे बॉडी में रिलीज हुआ, जो भी मेरे सेल के अंदर एनर्जी रिलीज हुआ, यस, रिमेंबर दिस वर्ड दैट आई हैव यूज्ड, दैट एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन द सेल। कहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस सेल। अगर एनर्जी सेल के अंदर रिलीज हो रहा है तो मैं उसे क्या कहूंगा? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इज इट क्लियर? देखो, जो जहां पे होता है, जो जहां पे रहता है, उसको वही बुलाते हैं ना। जैसे इंडिया में रहने वाला इंडियन, अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन, कनाडा में रहने वाला कैनेडियन, पाकिस्तान में रहने वाला आतंकवादी, आई मीन पाकिस्तानी, ठीक है। सारे लोग तो वैसे नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वैसे ही अगर एनर्जी इज रिलीज्ड इन द सेल तो हम उसे कहेंगे कौन सा रेस्पिरेशन भैया? सेल्यूलर रेस्पिरेशन,
राइट। सो एनर्जी इज रिलीज्ड इन द सेल, इसीलिए हम उसे कह रहे हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्लियर है भाई साहब, समझ में आ गया। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो सेल के अंदर एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो द रेस्पिरेशन प्रोसेस टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल, दैट इज व्हाट इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब एग्जैक्टली होता क्या है वो तुम समझो। देखो हो क्या रहा है कि मैं जो फूड है मेरा जिस फॉर्म में एब्जॉर्ब हुआ, दैट इज C6H12O6, क्या है ये, ग्लूकोज है, राइट। C6H12O6 ग्लूकोज के फॉर्म में फूड एब्जॉर्ब हुआ था आपका। अब इसके ऊपर कौन काम करेगा, ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन डायरेक्टली काम नहीं करेगा, ये रिएक्शन जो है इतने जल्दी भी नहीं हो रहा, होगा इमीडिएटली नहीं होगा लेकिन होगा कभी ना कभी। तो दिस ग्लूकोज विल बी ब्रोकन डाउन इनटू अ स्मॉलर पार्ट नोन एज पायरुविक एसिड। किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका, पायरुविक एसिड में। और 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल मिलेंगे। क्यों 2, बिकॉज सी इस ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन। तो मैं लिख सकता हूं दैट ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, लिख सकता हूं। डेफिनेटली समझ में आ रही है आपको मेरी बात। C6H12O6 यानी कार्बन कितनी बार है यहाँ पे, 6 बार। सो कार्बन इज अ 6 कार्बन कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल। और यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड मिल रहे हैं, 2 पायरुविक एसिड, यानी ये कितने कार्बन का होगा, 2 पायरुविक मिल रहा है, 6 मुझे बैलेंस करना है, डेफिनेटली 3 कार्बन, राइट। तो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड O COOH। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पायरुविक एसिड। ये आपको नहीं दिया है, याद भी नहीं करना, कुछ जरूरी नहीं है, बट पता हो तो बेहतर, राइट। एंड दिस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड दिस सेल, लाइक आई हैव सेड। तो सेल के अंदर भी कहाँ, तो वो होगा बेटे साइटोप्लाज्म में। कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म, दैट इज द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ दिस सेल। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये केमिकल रिएक्शन आपका हो जाएगा। नाउ सिंस द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इज टेकिंग प्लेस, क्या हो रहा है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने को हम कौन सा प्रोसेस कहेंगे, ग्लूकोज का हो रहा है लाइसिस, तो हम इसे कहेंगे ग्लाइकोलिसिस। क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिसिस, या तो लाइसिस, जो बोलना बोलो, मतलब तो वही रहेगा। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया ग्लाइकोलिसिस से, क्या बन गया आपको, 2 पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का दूसरा नाम बोलते हैं हम लोग पायरुवेट। क्या कहेंगे इसे, पायरुवेट भी कहते हैं, बिकॉज इट इज द डेरिवेटिव ऑफ एसिड। तो पायरुवेट इस तरह से, ठीक है। तो उसका एक रीजन है पायरुवेट बुलाने का, तो वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखो, अब आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया पायरुविक एसिड मिलने के लिए, ठीक है। ग्लूकोज हैज बीन ब्रोकन डाउन टू गिव पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड का अगर मैं फर्दर ब्रेकडाउन करता हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे एनर्जी मिली नहीं है, कहाँ लिखा है एनर्जी, लिखा है कहीं पे, दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा, तुमको भी नहीं दिख रहा, बहुत बढ़िया। तो ग्लूकोज ब्रोक डाउन इनटू पायरुविक एसिड। नाउ दिस पायरुविक एसिड विल बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बोला है, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है हमारे पास, राइट। वी आर हैविंग द ऑक्सीजन ओवर हियर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है अपने पास, O2, इन द प्रेजेंस ऑफ O2। ये टेक प्लेस करेगा इन माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर एक जगह होती है माइटोकॉन्ड्रिया, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, दैट द पावर हाउस ऑफ दिस सेल इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा एंड दिस विल गिव यू एनर्जी, दैट इज ATP। ATP के फॉर्म में हमारा एनर्जी स्टोर होता है। एंड दिस ATP, कितना ATP होता है, 38 ATP एनर्जी हमको मिलती है, जिसमें से 2 ATP एनर्जी ऑक्सीजन को ट्रैवल करवाने में चला जाता है, राइट। ऑक्सीजन को ट्रैवल करवाने का मतलब जो ऑक्सीजन है आपका जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ से साइट ऑफ एक्शन पे लेके आना ना, सेल के अंदर लेके आना, तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाने में 2 ATP खर्च हो जाता है। यील्ड जो है हमारा 38 ATP है, नेट प्रॉफिट हमारा 36 ATP का होता है, ठीक है। हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। तो 38 में से 2 यूज हो जाता है, 36 मिलता है। आप यहाँ पे 38 लिखो, 36 लिखो, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं वैसे भी। तो 38 ATP एनर्जी इज ऑब्टेन्ड प्लस, अब मैंने आपको क्या कहा था, O2 अपने यूज कर रहे हैं तो क्या बाहर छोड़ देंगे, CO2। इसी को मैं नीचे लिख रहा हूँ थोड़ा टेक्निकल फॉर्म में, और हमको क्या मिल जाएगा, बाहर पानी। इज इट क्लियर, ओके। तो देखिए क्या हो रहा है, इसी को हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं, राइट। ग्लूकोज ब्रोक डाउन इन साइटोप्लाज्म बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस टू गिव 2 पायरुविक एसिड, दैट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये उसका स्ट्रक्चर है, ये इसको कीटोन ग्रुप बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O को, तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH वाला ग्रुप। या आप जब 11th साइंस में जाएंगे शायद, या फिर केमिस्ट्री में आपको आता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आपको बुक में कहीं नहीं दिया है, करना भी नहीं है, तो मुझे पता था तो मैंने लिख दिया ऐसा। तो पायरुविक एसिड का हो गया ऑक्सीडेशन, कहाँ पे हो रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये तुमको पता होना चाहिए कि भाई ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म में, पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। द लोकेशन ऑफ द रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो इट। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब टूटा तो हमको मिला 38 ATP एनर्जी, दिस इज द एनर्जी। तो एनर्जी इसी तरीके में है, तो क्या मैं इसे कह सकता हूं दैट इट इज द एनर्जी करेंसी, ओके। क्या मैं इसे कह सकता हूं एनर्जी करेंसी ऑफ दिस सेल,
यस बिल्कुल कह सकता हूँ। तो ये एटीपी होता है मेरा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्लियर है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या है मेरा 38 एटीपी। सो दिस इज अबाउट रेस्पिरेशन। अब एटीपी क्या है, कैसे ब्रेक डाउन होता है, वो मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा। पहले आप ले लीजिए इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट। ओके चलिए रफ करेंगे इसको। फिर अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, समझना है इसको। मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि एटीपी ब्रेक डाउन कैसे होता है, कैसे एनर्जी मिल रही है और क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ इसी रेस्पिरेशन की बात कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि भाई एनर्जी से एटीपी कैसे बना, एटीपी से फिर हमको एनर्जी कैसे मिलेगी और ये सारा प्रोसेस होगा तो होगा कैसे। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड एनर्जी। एनर्जी अपने पास है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूं कि एनर्जी, राइट। सो वी आर हैविंग दिस एनर्जी। अभी अभी आपने रेस्पिरेशन में देखा कि लास्ट में अपने पास एनर्जी मिल रहा है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है वो, ठीक है, स्टोर होता है। तो एनर्जी अपने पास तो है, ये कहां से है, तो सोर्स ऑफ दिस एनर्जी इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन करके कुछ ना कुछ एनर्जी मिली थी अपने को, वो अपने ने रखा अपने पास। अपने सेल के अंदर ऑलरेडी एक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं एडीपी। क्या कहते हैं, एडीपी ना। एडीपी मीन्स मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, एडीपी मतलब होता है एडिनोसाइन। ये एक बायोमोलिक्यूल है एडिनोसाइन। अब जब 11th साइंस लोगे बायोलॉजी तो उसमें आपको आ जाएगा, उसका स्ट्रक्चर भी आएगा। एडिनाइन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरासिल, ये सब कंपाउंड होता है डीएनए आरएनए में, कोई बात नहीं। तो एडिनोसाइन है एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। डी का है डाई और फॉस्फेट। इसका मतलब क्या है कि भाई देखो, जो एक एडिनाइन की रिंग है, एक कंपाउंड होता है वो, आपको खाली इतना याद रखना है, एक कंपाउंड होता है, उसके ऊपर अगर आप 2 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल लगा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एडीपी। अब ये एडीपी है क्या, तो आपको इतना याद रखना है कि इट इज समथिंग दैट इज प्रोवाइडिंग यू लो एनर्जी। क्या है, थोड़ा बहुत एनर्जी है पर बहुत लो है, आप इसको एज सच यूज नहीं कर सकते। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो क्या होगा, एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकलेगा। जितने फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकलते जाएंगे उतना एनर्जी वो देता जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो मतलब बाहर आना, है ना, तो थर्मिक यानी हीट, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है ऐसा कोई रिएक्शन कैरी आउट हो जिसमें से एनर्जी आपको मिले, ना कि आपको देना पड़े। अंडरस्टूड? तो एनर्जी यहाँ से मिलती है। तो अब ये बहुत लो मॉलिक्यूल है, ठीक है। और फिर आपको एक मैंने लिखा था 38 एटीपी। एटीपी मतलब था कि आपका एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन। क्या हो सकता है सोचो, ये डाइफॉस्फेट था, टी है तो फिर ट्राइफॉस्फेट, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो होता है इसमें ढेर सारी एनर्जी होती है, क्या हाई एनर्जी। कितनी हाई वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हाई एनर्जी होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में। अब फिर से रिएक्शन पे आ जाते हैं, एनर्जी प्लस एडीपी, ओके, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल। पीआई का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल। लिख देता हूं यहां पे मैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये अपने सेल में इतना चीज है, क्या नहीं था तो सिर्फ एनर्जी नहीं थी, ठीक है भाई साहब, बाकी सब तो है। एडीपी भी सेल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और उसको एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल मिल गया जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में फ्रीली घूम रहा था, उसने पकड़ लिया, एनर्जी मिली। एडीपी और पीआई का बॉन्डिंग होगा, इन दोनों को बॉन्डिंग करवाने के लिए अपने को एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, विच इज ऑल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर मैं सही से समझा रहा हूं तो समझो, एडीपी है ऑलरेडी सेल के अंदर प्रेजेंट है, एडीपी डाइफॉस्फेट बोलते हैं इसको। इसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ना है ताकि हाई एनर्जी मिल सके। अब वो फॉस्फेट जुड़ेगा कैसे, जब मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी में लाया कहां से, तो रेस्पिरेशन से जो मुझे एनर्जी मिला वो। पहले देखो, ऐसा नहीं होता कि आप खाना खा के तुरंत वर्क करना चालू करते हो, समझ रहे हो। देखो मान लो सरकार हमको बिजली पहुंचा रही है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप पूरे दिन सब कुछ चालू ही रखोगे। स्टोर भी तो हो सकता है, मतलब वो पहुंचाने का काम कर रहा है बेटा, है ना। आप उसको जब यूज करोगे तब वो आ जाएगा। फिर बैटरी का एग्जांपल ले लो ना, आपके रिमोट में बैटरी होता है, अब जब बटन दबाते हो तभी वो यूज होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि आप पूरे मतलब कुछ करो ही ना और बैटरी यूज ही होते जाए, यूज ही होते जाए, यूज होता है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। एनर्जी उसमें स्टोर होकर रहती है, एंड व्हेनेवर यू वांट टू यूज इट यू कैन यूज इट। तो वैसे ही होता है कि यहाँ पे एनर्जी भी तो है, लेकिन क्या आप डायरेक्टली हर बार यूज कर लेंगे उसको, नहीं, है ना। तो उसको अपने बचा के रखते हैं कि भाई जब यूज करना पड़े तब। सुबह खाना खाया, शाम को भी काम कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई ओ काम करना है, लाओ पहले खाना लाओ फिर काम होगा, ऐसा नहीं होता। इंस्टेंट एनर्जी किसी को नहीं मिलती, ठीक है, प्रोसेस है, तरीका है। तो वही हो रहा है यहाँ पे कि भाई एडीपी और पीआई तो थे पहले से, एनर्जी मैंने दे दिया, तो क्या बन गया, एटीपी। एटीपी मुझे बनाना ही क्यों है, व्हाट इज द नीड, सो माई नीड इज टू स्टोर द एनर्जी। अब ये एटीपी मेरे पास होना चाहिए अवेलेबल जब जब मुझे यूज करना हो तब तब। तो एटीपी इज माई एनर्जी करेंसी विच विल बी स्टोर्ड। अब ये एटीपी जब टूटेगा तो क्या देगा, फिर से यही, इसको उल्टा कर दो। सी, एटीपी अगर ब्रेक डाउन होता है,
ATP will break down to give what? ADP प्लस PI हो जाएगा, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को निकाल दो बाहर, प्लस मुझे क्या मिल जाएगी? ढेर सारी एनर्जी। अब ये एनर्जी मैं यूज कर सकता हूँ, दिस इज द यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेन एवर आई वॉन्ट टू यूज आई विल यूज दिस एनर्जी। इज इट क्लियर? ये एनर्जी मेरा यूज कर सकता हूँ। कितना एनर्जी देगा? तो समझना और याद रखना कि एक ATP का मॉलिक्यूल अगर टूटता है, वेन एवर देर इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ 1 ATP मॉलिक्यूल, देखो 38 ATP मिल रहा था एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है ना, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज वॉज गिविंग यू 38 ATP energy, but 1 ATP will give you almost about 30.5 किलोजूल पर मोल ऑफ एनर्जी। इतनी ज़्यादा एनर्जी आपको मिल जाती है एक ATP को ब्रेक डाउन करके। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि एक ग्लूकोज कितना किलोजूल एनर्जी देता है, 1 ग्लूकोज, तो 1 ग्लूकोज कितना ATP देता है बच्चों? 38 ATP देता है, और एक ATP से कितना मिल रहा है? 30.5। तो अगर एक ग्लूकोज का पूछा जाए तो 38 इंटू 30.5 किलोजूल पर मोल। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है? तो एक ग्लूकोज कितना एनर्जी देता है, कैसे अपने मेजर कर सकते हैं? तो ऐसे एक ATP को तोड़ोगे तो 30.5 किलोजूल पर मोल आपको एनर्जी मिल जाती है, ये उसका यूनिट है एनर्जी का। ठीक है, तो अगर एक ग्लूकोज को तोड़ोगे तो 38 ATP एनर्जी मिल रहा था, तो 38 इंटू 30.5 कर दो, तो दैट इज द आंसर। और यूज कितना कर पाते हैं? तो 36 इंटू ये करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ATP मॉलिक्यूल तो यूज हो जाता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड इनटू द साइट ऑफ रिएक्शन, यानी दैट इज इनसाइड द सेल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं बहुत कॉम्प्लेक्स बातें तो करता नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कि ना करूँ, लेकिन ये टॉपिक ही इतना बढ़िया है कि आपको बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा, क्योंकि ना बायोलॉजी ऐसी नहीं है कि आपने रट लिया, आपको आ गया, मार्क्स तो आप ला दोगे भाई, लेकिन जो मैकेनिज्म समझना है ना, असली मज़ा उसी का है ना। बायोलॉजी एक प्यार होना चाहिए आपके लिए। ठीक है, तो मज़ा उसी का है कि जब आप एक रिएक्शन है या फिर जो भी तरीके से वो हो रहा है आप उसको समझ पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ कि भाई चल क्या रहा है, हाउ इज इट गोइंग, राइट। तो ऐसा कुछ होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन, या फिर मैं कहूँ सेलुलर रेस्पिरेशन। आपको एक रेस्पिरेशन का आइडिया दिया मैंने कि भाई कैसे फूड ब्रेक डाउन होता है, कैसे उसकी एनर्जी मिलती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो बाकी की बातें उसके बाद। So yes guys, this is all about today's video. The food has reached to its destination and the process is known as रेस्पिरेशन, राइट। तो फूड का जो भी एनर्जी है अपने को मिल चुका है, कैसे मिला मैंने आपको बताया, यूज कैसे होगा वो भी बताया। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं किया है तो, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। एंड इफ़ यू विल सब्सक्राइब माई चैनल इट विल बी अ सपोर्ट। एंड जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, अगर आप सपोर्ट करेंगे खूब तो मैं पढ़ाते रहूँगा ऑन YouTube। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। अगर कोई भी डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो कमेंट बॉक्स आप ही का, वहाँ पे लिख सकते हो कोई भी डाउट। ऐसा तो कोई पूछता नहीं है, लेकिन आप पूछ लेना अगर कुछ ऐसा हो तो मन में शंका। ठीक है, आई विल बी वेरी हैप्पी टू क्लियर दैट। ओके, सो सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।